नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है कुख्यात वीरप्पन की, जिसे दक्षिण भारत का मानसिंह कहा गया। और आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 335। वीरप्पन की श्रृंखला शुरू हुई एपिसोड नंबर 305 से। तो आज वीरप्पन श्रृंखला की यह स्टोरी नंबर है 31। देखिए, हम किसी फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं और कहानी को थोड़ी स्पीड देते हैं, तेजी से बढ़ाते हैं। साल 2001 की बात है। के विजय कुमार साहब, जिन्होंने बाद के वर्षों में वीरप्पन का सफाया किया, वे एसटीएफ में बुलाए गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात थे। वीरप्पन की गतिविधियों पर शुरू से नजर रख रहे थे, लेकिन एसटीएफ में अब प्रत्यक्ष रूप से काम करने का मौका मिला था। तो वीरप्पन को तलाशना था जंगल के भीतर, लेकिन जंगल के भीतर वीरप्पन की तलाश में शुरुआती जो झटके मिले वह के विजय कुमार को भी परेशान करने वाला था। देखिए, वाकया है जुलाई 2001 का। सुबह के 6 बजे थे। के विजय कुमार साहब की टुकड़ी और उनके साथ 5 सेक्शन में एसटीएफ के जवान जंगल की खाक छान रहे थे। और जब सुबह हुआ तो सभी लोग फारिग होने के लिए कुछ आराम की मुद्रा में थे। एक तालाब के किनारे थे। सुस्ताना भी था, कुछ खाना भी था। देखिए, जब जंगल में आप पेट्रोल पर होते हैं, गश्ती पर होते हैं, और जब इतनी बड़ी चुनौती है वीरप्पन जैसे कुख्यात को पकड़ने की चुनौती, तो जितने पुलिस वाले होते हैं, जितने एसटीएफ वाले होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सभी एक साथ सुस्ताने लगते हैं या खाना खाने या पानी पीने लगते हैं। जो ट्रेनिंग दी जाती है कि चरणों में, मतलब कुछ लोग पहले खाना खाएंगे, सुस्ताएंगे, पानी पिएंगे, और इस दरमियान जो दूसरा सेक्शन है वह अलर्ट मोड में होगा, क्योंकि पता नहीं है कि हमला कब हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो सुबह के 6 बजे लोग एक तालाब के किनारे, तालाब में पानी पी रहे हैं। एसटीएफ के जवान के विजय कुमार साहब कुछ दूरी पर हैं। उन्हें यह दिखाई पड़ता है कि जो जवान पानी पी रहे हैं उनकी जो बोतल है उसमें हरे रंग का पानी दिख रहा है। वे दूर से पूछते हैं, स्प्राइट कहाँ से आ गया? तो जंगल के भीतर स्प्राइट कहाँ से मिलती? बाद में यह मालूम होता है कि बोतल का कलर ग्रीन है, इसलिए पानी हरा दिख रहा है। जो तालाब का पानी है वह बहुत ही गंदा पानी है। देखिए, जंगली तालाब के बारे में पता नहीं आप कितना जानते हैं। इन तालाबों में ही शेर और चीते, हाथी, हथनी सभी पानी पीते हैं। तो ये जो तालाब होता है, जंगली तालाब, जहाँ हाथी हथनी पानी पीते हैं, वह तालाब को गंदा कर देते हैं हाथी हथनी। तो इस तालाब में भी हाथी के लीद पड़े हैं चारों ओर। इसलिए एसटीएफ वाले जब पेट्रोल पर होते हैं तो वो अपने साथ पानी यही पीना है, लेकिन पानी को साफ करने के लिए पानी साफ करने वाली गोलियां भी रखते हैं। अब देखिए, हाथी हथनी के पानी पीने और शेर और चीते के पानी पीने में फर्क क्या होता है। जब शेर और चीते पानी पीते हैं तालाब में तो वे गंदगी नहीं छोड़ते हैं, कोई निशान भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब हाथी और हथनी पानी पीते हैं तो गंदगी छोड़ते हैं, लीड भी छोड़ देते हैं। खैर, तो पानी पी लिया गया, थोड़ा आराम भी हो गया। अब आगे फिर से चढ़ाई है। अभी 1 घंटे की चढ़ाई है। फिर आगे संभव ये है, जो प्लान है कि आगे हमें गाड़ी भी मिल सकती है, क्योंकि अभी और दूर जाना है। तो चढ़ाई खत्म करने के बाद के विजय कुमार भी चढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग चढ़ाई कर रहे हैं। जहां चढ़ाई खत्म हुई वहां लोग फिर से थोड़े से अल्प विराम की मुद्रा में आ जाते हैं। सभी लोग जंगल में जमीन पर ही आराम करने लगते हैं, क्योंकि अभी आगे और चलना है। तभी एक सेक्शन में जो एक कांस्टेबल है, वह न्यूली अपॉइंटेड कांस्टेबल है। जंगल पेट्रोल का बहुत सारा अनुभव नहीं है। तो ये जो कांस्टेबल है, न्यूली अपॉइंटेड कांस्टेबल, वह देखता है कि दूर में, बहुत दूर नहीं, एक हथनी जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो इस दृश्य को देखते ही यह जो कांस्टेबल है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह आराम छोड़कर, या जो ट्रेनिंग मिली हुई है उसे छोड़कर, जानता भी नहीं है, वह उस हथनी की ओर आगे बढ़ता है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। हथनी की नजर जाती है, कोई आदमी जो है मेरे पास आ रहा है। हथनी का ध्यान भटकता है। वह
अब अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर बच्चे को बाहर करती है धक्का देकर। वह उस व्यक्ति को देखने लगती है कि जो व्यक्ति मेरे करीब आ रहा है, और वह अपने को इसके लिए तैयार कर लेती है कि इस व्यक्ति से मुझे सामना करना है। इस एसटीएफ के कांस्टेबल को कुछ पता ही नहीं चलता है या जानता ही नहीं है, वह तस्वीरें खींचने में लग जाता है हथनी का, और हथनी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तो अब हथनी जो है सूर उठाकर हमला बोलने को तैयार है। तो देखिए, इस बात को समझिए कि हथनी जब सूर उठाकर, हाथी या हथनी सूर उठा लेती है तो फिर क्या क्या होता है। हाथी और हथनी के सूर क्या क्या करा सकते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, हाथी और हथनी अपने सूर का इस्तेमाल चारा उठाने के लिए करते हैं, धूल पानी जो शरीर पर आ जाता है उसे फेंकने के लिए करते हैं, पानी पीने के लिए भी करते हैं, मक्खियों से बचाव के लिए करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को लपेटकर फेंकने के लिए करते हैं। और कहा यह जाता है, जो जानकारी है, कि हाथी हथनी का जो सूर होता है उसके भीतर 40,000 के करीब मांसपेशियां होती है, और जब यह सूर कड़ी हो जाती है तो स्टील के डंडे की तरह मजबूत हो जाती है, और वह किसी को भी मारकर उसकी हड्डियों को तोड़ सकती है। तो हथनी ने अब उस कांस्टेबल पर झपटा मारा। हथनी ने देख लिया था कि यह आदमी जो है वह मेरे करीब आ रहा है। हथनी को क्या पता कि वह हमला करने नहीं आ रहा है, वह तो बस उसे देखकर मंत्रमुग्ध है। लेकिन हथनी ने इस कांस्टेबल को अपना दुश्मन मारा और झपटा मारा। जैसे ही झपटा मारा, यह कांस्टेबल दूर फेंका गया, उसकी हड्डियां, हाथ की हड्डियां टूट गई। अब जैसे ही इस हथनी ने धावा बोला तो एसटीएफ के जितने लोग वहां थे, के विजय कुमार के समेत, सभी अचंभित रह गए। अब उस कांस्टेबल को फेंकने के बाद हथनी इन लोगों की ओर बिल्कुल हमलावर मुद्रा में आगे बढ़ी। अब तो ये सभी लोग जो आराम कर रहे थे बिल्कुल करंट की तरह उठे, और उन्हें लगा कि इस हमले से कैसे बचा जाए। आए तो थे वीरप्पन से लड़ने, मुकाबला यहां हो गया हथनी से। तो कई जवानों ने यह सोचकर कि हम गोलियां फायर करेंगे तो हथनी भाग जाएगी, AK-47 से फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन हथनी को इसका कोई असर नहीं हुआ। वह दौड़ती हुई उधर चली आ रही थी जिधर के विजय कुमार वह एसटीएफ के दूसरे जवान थे। के विजय कुमार को संस्मरण है कि हमारे और हथनी के बीच बस 20 मीटर की दूरी रह गई थी, जान बचाना मुश्किल था। ऐसे में एकमात्र रास्ता यह था कि वे जमीन पर लेट गए और लुढ़कते गिरते जमीन पर ही भागते रहे। और इस लुढ़कने और गिरने में हुआ ये कि उनके हथेली की जो मांसपेशियां थी वह टूट गई। तो के विजय कुमार साहब जो लीड कर रहे थे, जिन्होंने बाद के वर्षों में वीरप्पन को मारा भी, उनकी हाथ की मांसपेशियां टूट गई। और जब यह लुढ़कना गिरना जारी था तो सभी जवान जान बचाने को भाग रहे थे कि यह हथनी पता न क्या कर दे। इनमें से एक जवान जो भारी भरकम था, वह गिरते लुढ़कते के विजय कुमार के पैर पर चढ़ता हुआ भाग निकला। तो भाग गया, और के विजय कुमार साहब की स्थिति यह हुई कि वे 10 फीट जाकर नीचे गिरे। अब पैर की हड्डियां भी टूटी। उधर हथनी ने देखा कि अब जब सभी भाग गए हैं तो गुस्सा अब भी उसका बिल्कुल उतावलापन पर था। तो वहां जितने सामान थे हथनी ने उसे उठाकर यहां वहां फेंक दिया। तो फिर एसटीएफ वाले भी किसी तरीके से वहां से अपने को बचाकर निकाल पाए। और इसके बाद जब यहां शांति हुई तो एसटीएफ के कई जवानों की हड्डियां टूटी हुई थी। उन्हें इलाज को कोयम्बटूर के अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टर राजशेखर थे, जो एसटीएफ के जवानों की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना ही जानते थे। और के विजय कुमार, उन्हें चेन्नई ले जाया गया। वे महीनों तक अस्पताल में रहे, परेशान रहे, बेहोश तो नहीं थे। वे रोज नए प्लान को सोचते कि अब कैसे वीरप्पन से मुकाबला करना है। उन्हें इस बात का डर भी रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे पीछे कोई सटीक सूचना मिले और कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। खैर, तो इलाज हुआ कि विजय कुमार साहब फिर से फिट हुए, लेकिन अब उन्हें एसटीएफ में रहने नहीं दिया गया।
मुख्यमंत्री ने उनका तबादला कर दिया, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने। जब तबादला हुआ तो के विजय कुमार ने पूछा भी कि अभी मेरा काम अधूरा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बताओ कि कितने दिन में जिंदा या मुर्दा वीरप्पन को तुम मेरे सामने हाजिर कर सकते हो। जवाब किसी के पास नहीं था। पिछले 20 साल से यह वीरप्पन परेशान किए हुए था, दिन कैसे बताया जाता। तो बात नहीं मानी गई कि विजय कुमार का तबादला चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के रूप में हो गया। जब वे चेन्नई के पुलिस कमिश्नर बने तो उनके सामने चुनौती चेन्नई के बदमाश थे, चेन्नई के अपराधी थे, चेन्नई के माफिया गिरोह थे। तो के विजय कुमार काम करने वाले आईपीएस, उन्होंने चेन्नई के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को सूचीबद्ध किया और उनकी श्रेणी बनाई ए बी सी डी, और ए में भी ए प्लस, ए प्लस प्लस। तो जो ए प्लस प्लस की कैटेगरी के अपराधी थे उसे के विजय कुमार स्वयं मॉनिटर कर रहे थे, मतलब सबसे बड़े अपराधी का। तो मालूम यह हुआ कि देखिए, ये जून जुलाई 2003 की बात है कि चेन्नई का सबसे अधिक मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल है उसका नाम है वीरामनी, और यह इतना बड़ा आतंक है कि पूछिए मत। जो इसकी बात नहीं मानता है उसे वह मछलियों का निवाला बना देता है, और इसके इन्फॉर्मर्स पुलिस में भी भरे पड़े हैं। तो इसके बारे में सब कुछ जानकारी ली जाने लगी। कहा यह जाने लगा कि यह फिरौती वसूलता है, यह रुपयों की वापसी के लिए दबाव बनाता है, रुपए ब्याज पर लगवाता भी है, और जो इसका ठिकाना है वह एक ठिकाना तो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के करीब है, और वह भी मरीना बीच के आसपास। और यह भी मालूम हुआ कि इसने कई गर्लफ्रेंड पाल रखे हैं। इन गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल वह अपने शौक के लिए तो करता ही करता है, साथ में ये जो लड़कियां हैं जो इसके संपर्क में हैं, वह जब वीरामनी पर अधिक दबिश पड़ता है तो ये लड़कियां उसे छुपाती भी हैं। खैर, तो के विजय कुमार ने जो काम करने वाले हैं, उन्होंने एक दुर्रई नाम के पुलिस ऑफिसर को खोज निकाला जो अपनी कला में माहिर था। वह पहले पेशे से अधिवक्ता था, लॉयर था। तो वीरामनी का टास्क के विजय कुमार ने दुर्रई को दिया, और दुर्रई भी इस टास्क को लेकर रम गया। उसने अपनी पहचान ही बदल ली। वह भिखारी बाबा बन गया, साधु बेस में आ गया। उसने कई महीने काटे मरीना बीच पर, क्योंकि मरीना बीच पर इस वीरामनी का आना जाना था। और तारीख आई 27 जुलाई 2003, जिस दिन एक देवी की पूजा होती है तमिलनाडु में, और इस पूजा के दिन मरीना बीच पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, हजारों की संख्या में। खबर यह थी कि वीरामनी भी आएगा। वीरामनी इसलिए आ रहा था क्योंकि वह सभी को दिखा सके कि मेरी ताकत क्या है। तो खैर, वीरामनी भी आया, और यहां भिखारी बाबा बैठे ही थे। भीड़ थी, वीरामनी भी अपने गिरोह के साथ था, लेकिन भिखारी बाबा पहुंच गए वीरामनी के पास, और इसके बाद सीधे अकेले अपने कमर से पिस्टल निकाली, जो पुलिस की पिस्टल थी, और सटा दिया वीरामनी की कपार पर। फिर कहा, मैं पुलिस वाला हूं। अब जब पिस्टल वीरामनी की कपार को लग गई तो दूसरे कहां हिम्मत करते, कोई मौका ही नहीं दिया इस भिखारी बाबा बने पुलिस प्राधिकारी ने, और वीरामनी को ढेर कर दिया। खैर, तो इससे बड़ा कोहराम मचा, और अंडरवर्ल्ड में इतना ज्यादा हंगामा मचा कि जो बड़े अपराधी थे चेन्नई के, वे भाग चले। जो जेल के भीतर थे वह बाहर निकलने को तैयार नहीं हुए। और कुछ ही दिनों बाद चेन्नई में ही एक और बड़ा इनकाउंटर हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे कृष्णामूर्ति। उन्होंने चेन्नई के दूसरे बड़े बदमाश पन्नायार को मार गिराया। अब तो चेन्नई में हंगामा मच गया कि जो के विजय कुमार की पुलिस है वह गोली मारो पुलिस बन गई है। खैर, चलिए, ये तो हथिनी की कहानी थी और चेन्नई की कहानी थी। अब देखिए, वीरप्पन पर नए प्लान पर काम किया जा रहा है। जब के विजय कुमार का तबादला चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के रूप में किया गया,
तो एडीजीपी नटराज को एसटीएफ का प्रभारी बनाया गया और वहां एक और जांबाज पुलिस पदाधिकारी जो आईपीएस थे, एसपी लेवल के पदाधिकारी थे, उन्हें तैनात किया गया, जिनका नाम था कानन। कानन लोग प्यार से कहते थे, पूरा नाम तो बड़ा कठिन है, मैं पढ़ता हूं, सेंथामरा इकानन, सेंथामरा इकानन। तो ये जो कानन थे, ये इनपुट हासिल करने में बड़ा ही कंप्यूटर फ्रेंडली और कई भाषाओं के जानकार। तो ये दोनों की जोड़ी अब वीरप्पन के पीछे लगी। इस बीच देखिए, सर्च ऑपरेशन कर्नाटक में भी चल रहा है। तो कर्नाटक में आईजी थे मिस्टर मिर्जी और एसीपी थे मिस्टर बाबा। उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि वीरप्पन को आदमियों की जरूरत है, उसका गिरोह बहुत ही छोटा पड़ गया है। आपने एपिसोड नंबर 333 में जाना है पहले कि किस तरीके से जंगल के भीतर जो मुठभेड़ हुई, इसके बाद लोग इधर उधर हो गए थे। तो आईजी मिर्जी और एसीपी बाबा को यह जानकारी मिली कि वीरप्पन लोगों को तलाश रहा है, वह नए लोगों की भर्ती चाहता है। तो अब यह भर्ती कैसे हो, कहां से हो, वीरप्पन किधर है, इसकी भी खबर मिली हुई है। तो इन्होंने यह सोचा कि एक प्लान करते हैं और यह प्लान खतरनाक है, सॉलिड भी है लेकिन दबंग भी है। तो आईजी मिर्जी और एसीपी बाबा को जानकारी यह मिली कि कोयंबटूर जो तमिलनाडु में है, वहां की जो सेंट्रल जेल है, वहां वीरप्पन का बड़ा भाई जिसका नाम है मधायन, वह वीरप्पन के संपर्क में है और वीरप्पन के रिश्तेदारी का एक लड़का बार बार कोयंबटूर जेल मधायन से मिलने जाता है और यह लड़का जो है मधायन और वीरप्पन के बीच संपर्क का सेतु है और मधायन के मार्फत वीरप्पन जो है कुछ नए लोगों की तलाश कर रहा है। तो आईजी मिर्जी और एसीपी बाबा ने यह सारी जानकारी तमिलनाडु एसटीएफ के इंचार्ज मिस्टर नटराज को शेयर किया। फिर एक प्लान बना, जब वीरप्पन को नए लोगों की तलाश है, गिरोह में कुछ साथी लोग चाहिए, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अपने ही लोगों को, एसटीएफ के लोगों को या वैसे अपराधी जो हमारे विश्वास में हैं, जो हमारे लिए मुखबिरी करते हैं, उसे वीरप्पन के गैंग में शामिल करा दे। तो अब इस योजना को अंजाम कैसे दिया जाए, यह बड़ी चुनौती है। और फिर वैसे अपराधी मिलेंगे कहां से जो जंगल के भीतर जाकर वीरप्पन के कैंप में शामिल हो और वीरप्पन की हत्या जंगल के भीतर ही कर दें। तो आईजी मिर्जी और एसीपी बाबा ने बेंगलोर के कुछ शहरी जो गुंडे थे, बदमाश थे, मोस्ट वांटेड थे, उन्हें तलाशा और कॉन्फिडेंस में लेकर इसके लिए तैयार किया कि तुम्हें तुम्हारे मुकदमों में राहत मिलेगी, तुम्हारे परिवार को परेशानी नहीं होगी, जितने मुकदमे हैं वे खत्म भी कराए जा सकते हैं, लेकिन इस काम को अंजाम दो। देखिए, ऐसी कार्रवाई भारत की इंटेलिजेंस ने दाऊद इब्राहिम के लिए भी की है, सफलता नहीं मिली वो दूसरी बात है। तो आईजी मिर्जी और एसीपी बाबा ने कुछ वैसे गुंडे मवालियों को तैयार करा लिया जिसे वीरप्पन के गैंग में भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन भर्ती कैसे हो, तो प्लान जो शेयर किया गया तमिलनाडु के एसटीएफ के एडीजीपी नटराज के साथ, उनसे बात यह तय हुई कि जो जेल के भीतर मधायन, वीरप्पन का बड़ा भाई कैद है, उसे कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो ये जो एसपी कानन थे, बहुत ही तेज तर्रार, उन्होंने इसके लिए एक संपर्क सूत्र तलाशा कोयंबटूर जेल के भीतर। कोयंबटूर जेल के भीतर एक उग्रवादियों का नेता, तमिल उग्रवादियों का नेता दमानी बंद था, सजा काट रहा था। वह बेल चाहता था क्योंकि लंबा अरसा हो गया था और पैर इस तरीके से लाचार हो गया था कि बाहर बिना इलाज कराए जिंदगी बचनी संभव नहीं थी। तो ये जो दमानी था, इसकी देखरेख के लिए डॉक्टर जाते थे जेल के भीतर, फिजियोथेरेपिस्ट जाते थे समय समय पर। तो ये जो एसपी कानन थे, उन्होंने आगे जो विजिट थी डॉक्टरों की और फिजियोथेरेपिस्ट की, उस टीम में अपने को शामिल कर लिया और
पहुंचने लगे कोयम्बटूर जेल के भीतर दमानी से मिलने। जब जान पहचान हो गई, दमानी को यह लगने लगा यह डॉक्टरों के दल में है, तो एक दिन वे अकेले पहुंचे और दमानी से मुलाकात की। दमानी को लगा कि यह व्यक्ति आज अकेले क्यों आया है, तो उन्होंने दमानी के मन की बात की, तमिल उग्रवादियों के पक्ष की बात की, सरकार की निंदा की, एसटीएफ को कोसा और कहा कि हम और आप तो एक ही हैं। तो दमानी का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने सब कुछ कहा और कहा, देखिए हम आप वीरप्पन सभी एक हैं और सभी को मिलकर सरकार के खिलाफ, जो सरकार आतंक कर रही है, उसके खिलाफ लड़ना होगा। अब दमानी को यह क्या पता कि ये जो है ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर नहीं है, ये आईपीएस कानन है। तो ये दमानी अपनी लालच में एसपी कानन के जाल में फंस जाते हैं। तो आईपीएस कानन समझाते हैं दमानी को कि हमें सबसे पहले वीरप्पन को मदद करनी चाहिए। तो वीरप्पन को मदद कैसे की जाए? तो इसी जेल में जहां दमानी बंद है, कुछ दूरी पर दूसरे ब्लॉक में वीरप्पन का बड़ा भाई मधाइन बंद है। तो कानन कहते हैं दमानी को कि हमें पता है कि वीरप्पन को कुछ लड़कों की तलाश है, यदि लड़के नहीं मिलेंगे तो जान खतरे में है। तो हम, आप और वीरप्पन के बड़े भाई मिलकर वीरप्पन को नए लड़कों की तलाश करते हैं, नए लड़ाकों की तलाश पूरी करते हैं और उसे मजबूत करते हैं। तो दमानी इस बात के लिए तैयार हो गया कि वह बात करेगा वीरप्पन के बड़े भाई से। बात शुरू भी हो गई। इस बीच वह लड़का जो रिश्तेदारी का था, जो वीरप्पन और वीरप्पन के बड़े भाई जो जेल में बंद थे उनके बीच सेतु था, वह जेल आता जाता रहा, उसे अधिक छूट मिली रही। जब बात फाइनल हो गई तो वीरप्पन के बड़े भाई ने एक पत्र लिखा अपने छोटे भाई वीरप्पन को, और रिश्तेदारी में जो लड़का जेल मिलने आया जाया करता था उसे वह चिट्ठी सौंपी गई। इस चिट्ठी में बड़े भाई ने वीरप्पन को लिखा कि हमने तुम्हारे लिए कुछ लड़के तलाशे हैं, भरोसे के लड़के हैं, काम के लड़के हैं और उसके भीतर आग है। वे तुमसे जल्द ही मिलने जाएंगे, उन्हें अपने साथ शामिल कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। तो यह चिट्ठी अब वीरप्पन के पास पहुंच गई। वीरप्पन को लगा कि अब तो हमारा गैंग बड़ा होने वाला है, लेकिन जहां एक गलती होती है या कोई चूक होती है उस पर अभी हम आते हैं। तो यह बात तय हो गई कि अब वीरप्पन के गैंग में एसटीएफ कुछ गुंडों को भेजेगी, कुछ अपने लड़ाकों को भेजेगी और फिर वहीं वीरप्पन के कैंप पर ही वीरप्पन का काम तमाम कर दिया जाएगा। तो बेंगलुरु से जो कर्नाटक पुलिस ने शहरी गुंडे भेजे थे वे तो आ गए थे, लेकिन तमिलनाडु को लगा कि इसे लीड कौन करेगा। यह ऑपरेशन इतना छोटा तो है नहीं, बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन था, तो इसे लीड करने वाला कोई होना चाहिए और कोई वैसा व्यक्ति दिखना चाहिए जो दिखने में शातिर लगता हो। तो तमिलनाडु की एसटीएफ ने चेन्नई के एक और गैंगस्टर की तलाश पूरी की और यह तलाश पूरी हुई। उसका शरीर जो था कदकाठी से मजबूत था और दाहिनी आंख के नीचे छुरे का निशान था, मतलब कभी पहले चाकू मारी गई हो, इसलिए इसे वन आई जैक भी कहा गया। तो अब ये पूरी टीम तैयार हो गई और एसटीएफ फाइनल राउंड में इन्हें भेजने को प्लान कर रही थी। लेकिन देखिए, यह प्लान इतना सीक्रेट था एसटीएफ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कि चेन्नई पुलिस को कोई खबर ही नहीं थी। चेन्नई पुलिस के कमिश्नर थे के विजय कुमार, उन्हें क्या पता कि इस तरीके की कोई तैयारी चल रही है। तो ये जो चेन्नई का गैंगस्टर जिसे लीड करने के लिए तैयार किया गया कि वह वीरप्पन को जाकर मारेगा बंगलोर के अपराधियों के साथ मिलकर और वीरप्पन का गिरोह का आदमी बनकर, तो चेन्नई पुलिस जो के विजय कुमार की टीम है, जिनकी सूची में यह अपराधी वांटेड था, चेन्नई की पुलिस ने उस एसटीएफ की मुलाकात के कुछ मिनटों पहले, फाइनल राउंड की मुलाकात के कुछ मिनटों पहले, इस गैंगस्टर के ठिकाने पर धावा बोलकर
उसे पकड़ लिया। तो अब वह गैंगस्टर पकड़ा गया जिसने इस बात के लिए हामी भरी थी कि वह वीरप्पन के गैंग में शामिल होगा प्लान के मुताबिक, और मौका मिलते ही वीरप्पन को उसके ही ठिकाने पर ठोक देगा। लेकिन यहां तो सब गोबर हो गया, पूरा प्लान ही फेल हो गया। और इस प्लान के फेल होने के बाद तो हरकम समझ गया। लेकिन कोई शिकायत किससे करता? चेन्नई पुलिस कर रही थी, मुझे क्या पता। एसटीएफ का कहना था कि इतने सीक्रेट प्लान को हम लीक कैसे करते, तो यह एक बड़ा प्लान इस तरीके से फेल हुआ। खैर, तमिलनाडु की एसटीएफ हिम्मत नहीं हारी। अब बहुत सारी जानकारी चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के विजय कुमार को भी है, और तमिलनाडु की एसटीएफ ने अब एक नए अपराधी की तलाश शुरू की जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे सके। वह अपराधी मिल भी गया जिसका नाम है हिदायतुल्लाह। तो यह हिदायतुल्लाह मिला तो कैसे मिला, फिर वह वीरप्पन के ठिकाने तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, और जब पहुंच ही गया तो उसने क्या क्या किया और क्या ऐसा हुआ कि वीरप्पन नहीं मारा गया। यह कहानी भी बहुत रोचक है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा आपको कल रात 9 बजे खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 336 में। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि आप मुझे कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो आप उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का विवरण जरूर दें। हमें अपनी डायरी के पन्नों में तलाशने में मदद मिलेगी। अपनी रिसर्च टीम को भी कहेंगे। आप मेल करते वक्त अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं वीरप्पन की अगली कहानी के साथ कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।